गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बीए पार्ट फर्स्ट की इस क्लास में हम मनु की कार्य प्रणाली का अध्ययन कर रहे थे। मंत्री परिषद और उसकी कार्य प्रणाली, मंत्री परिषद में कैसे लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए और कैसी जगह पर कैसे लोगों के साथ राजा को मंत्रणा करनी चाहिए, कैसा वो स्थान होना चाहिए और आसपास वहाँ पर कौन हो सकता है और कौन नहीं हो सकता। इसके बाद मनु ने इसी क्रम में आगे राज्य के प्रशासन के बारे में कहा है और राज्य प्रशासन को मनु ने दो भागों में बांटा है, एक पुर का प्रशासन और एक राष्ट्र का प्रशासन। पुर से तात्पर्य राजधानी अथवा नगर से है। मनु ने कहा कि राजा को राजधानी ऐसे स्थान पर बनानी चाहिए जहाँ पर भूमि उपजाऊ हो, जल एवं विभिन्न वृक्षों से संपन्न हो, जहाँ के निवासी वीर हों, भद्र हों और वहाँ की जलवायु ऐसी हो कि वहाँ के निवासी उसमें स्वस्थ रह सकें। ऐसे प्रदेश में राजा को धन्व दुर्ग, मही दुर्ग, जल दुर्ग, सेना दुर्ग का निर्माण करके राजधानी बनानी चाहिए और दुर्ग को हमेशा राजा को धन धान्य से, शिल्पियों से, वाहनों से और योग्य चतुर लोगों से युक्त रखना चाहिए। हाँ, मनु ने पुर के प्रशासन के अलावा राष्ट्र का प्रशासन दो भागों में बांटकर बताया है। मनु ने राष्ट्र के प्रशासन को ग्रामीण और नागरिक दो क्षेत्रों में बांटा है और ग्राम का जो प्रमुख है उसे ग्रामी कहा है। वो एक ग्राम का अधिकारी होगा, एक ग्राम पर वो सर्वोच्च अधिकार उसको मिलेंगे। 10 ग्रामपति जिसके अंडर में 10 ग्राम होंगे, विशपति जिसके अंडर में 20 गांव होंगे और शताध्यक्ष जिसके अंडर में 100 गांव होंगे। अधीनता का क्रम इस तरह से रखा है, ग्राम्य के ऊपर 10 ग्रामपति और उसके ऊपर विशपति और विशपति के ऊपर शताध्यक्ष। प्रत्येक इकाई अपने क्षेत्र में राजस्व वसूली का काम करती है, शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम करती है और लोकल एरिया में नागरिकों के लिए जो कुछ आवश्यकता हो उसको पूरा करने का काम उसके द्वारा किया जाता है। इसी तरह राष्ट्र के नगरीय क्षेत्र के प्रशासन प्रत्येक नगर का एक सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी सर्वार्थ चिंतक कहलाता है। उसके अधीन विभिन्न कर्मचारी होते हैं और सर्वार्थ चिंतक को नगर का दौरा करते रहना चाहिए, राज कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करते रहना चाहिए और उन पर कठोर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि जो निम्न स्तर के अधिकारी हैं कई बार वो स्वार्थवश राज्य के विरुद्ध कुछ ऐसी मंत्रणाएं करते हैं, गुप्त विचार विमर्श करने लग जाते हैं और राज्य के खिलाफ एक जो साजिश रचने की कोशिश करते हैं उस पर यदि प्रारंभ में ही लगाम लग जाए तो वो राज्य हमेशा सुरक्षित रहता है। तो मनु के अनुसार राष्ट्र के प्रशासन में ग्रामीण और नगरीय दो प्रकार का प्रशासन है। पुर के प्रशासन को राजधानी का प्रशासन कहा है, जिसमें राजा को अपनी सुरक्षा और सुरक्षा से संबंधित सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद मनु ने राज्य के लिए राजकोष और करारोपण संबंधी विचारों पर प्रकाश डाला है। राजकोष मतलब राजा का जो कोष है या राजा के पास जो संचित धन है उस कोष का निरीक्षण, आय व्यय का जो लेखा जोखा जो ब्यौरा है उसके बारे में राजा को पूर्ण रूप से चौकन्ना रहना चाहिए। कोष व्यय की मदें क्या होगी, प्रशासन से संबंधित व्यय कितना होगा, क्योंकि व्यय की अलग अलग मदें निर्धारित होती हैं। सेना पर कितना व्यय होगा, वेतन पर कितना व्यय होगा, क्योंकि राजकोष राजा की निजी संपत्ति नहीं है अपितु प्रजा के पालन का एक प्रमुख साधन है। राजा इस राजकोष के माध्यम से ही नागरिकों के हितों की रक्षा करता है, उनके आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इस संदर्भ में मनु ने करारोपण संबंधी निम्न बातों का उल्लेख किया है। राजकार्यों की पूर्ति हेतु राजा को कर लगाने का अधिकार है, परंतु कर लगाने में राजा एक मनमाने तरीके से या अपनी इच्छानुसार कर नहीं लगा सकता है। कर लगाते समय राजा को निम्न सिद्धांतों का पालन करना जरूरी है। प्रजा रक्षण का सिद्धांत,
राष्ट्रीय योजना का सिद्धांत, लाभ पर कर लगाने का सिद्धांत, व्यथा मुक्ति का सिद्धांत, अधिक कर का निषेध। मतलब मनु ने यह कहा है कि राजा को प्रजा रक्षण की भावना उसमें होनी चाहिए और एक राष्ट्रीय योजना, आय व्यय और नागरिकों की आर्थिक स्थिति का लेखा जोखा करके ही नागरिकों से तदनुसार कर वसूल करना चाहिए। यदि नागरिकों के जिस वर्ष अकाल हो, अतिवृष्टि, अनावृष्टि हो, ऐसे में राजा को जो निर्धारित है उन करों को नहीं वसूलना चाहिए, बल्कि परिस्थिति के अनुसार आकलन निरीक्षण करके कर निर्धारण करना चाहिए। व्यथा मुक्ति का सिद्धांत भी राजा को ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी प्रजाजन की परेशानी बढ़े नहीं, बल्कि उसकी परेशानियों को कम करना राजा का दायित्व होना चाहिए और राजा को हमेशा अधिक कर लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि अधिक करों से जनता राजा के खिलाफ सोचने लग जाती है। मनु ने करों के प्रकार बताए हैं। जैसे पहला कर मनु ने बलि नामक कर बताया है, जो ग्राम वासियों पर अन्न, धान, पान, चारा, ईंधन के ऊपर लगाया जाता है और ये जो उपरोक्त चीज़ें हैं इनका 1/6 भाग ये राजा को ग्रामवासियों के द्वारा दिया जाता है। ये कर वस्तु रूप में संग्रहित था, प्रतिमाह या वर्ष में एक बार एकत्रित किया जा सकता था। 1/6 भाग प्रजाजन अपनी सुविधा अनुसार कोई एक एक माह करके इसे चुकता कर सकता था, या किसी की सहूलियत हो तो वर्ष में एक बार पूरा कर भी चुका सकता था। इसी तरह दूसरा कर है शुल्क। यह व्यापारियों के ऊपर लगाया जाने वाला कर था। व्यापारिक वस्तुओं और सामग्री पर लगाया जाता था। व्यापारियों को प्राप्त लाभ का 1/20वां भाग राजा कर के रूप में वसूल कर सकता है, और यदि किसी व्यापारी के द्वारा या इस कर की कोई चोरी करता है तो उस पर 8 गुना दंड वसूल किया जाना चाहिए, ऐसा मनु ने निर्धारित किया। इसी तरह तीसरे कर के रूप में मनु ने दंड को शामिल किया है। दंड के 10 स्थानों में एक अर्थदंड भी है। जो अपराधी विभिन्न प्रकार के अपराध करते हैं उनको अंग भंग जैसी सजा तो दी ही जाती है, लेकिन इसके साथ में राजकोष में वृद्धि के लिए अर्थदंड का प्रावधान भी रखा गया था। ये विभिन्न अपराधियों से वसूला जाता था। यदि कोई झूठी गवाही किसी के विरुद्ध देता है, कोई प्रतिज्ञा करके मना कर देता है, पशुओं से खेत किसी का चरवा देता है, जैसे किसी की फसलों को अपने पशुओं से नुकसान पहुंचा देना, किसी को गाली गलौज करना, अपमान करना, अपशब्द करना, इस तरह के अपराधों के लिए अर्थदंड का प्रावधान मनु ने बताया। और इसके अलावा कुछ अन्य करों के बारे में भी मनु ने जिक्र किया, जैसे संतरण कर। नदी नालों को पार करने की व्यवस्था के बदले, चूंकि उस समय आवागमन के इतने साधन नहीं होते थे, नदी नाले पार करने के लिए जो सुविधाएं, जो व्यवस्थाएं राज्य के द्वारा की जाती थी, उसके एवज में भी प्रजाजनों को, नागरिकों को कर चुकाना पड़ता था। और खाली भरी नौका का अलग अलग कर था। यदि कोई स्वयं बैठ के जा रहा है, मतलब पूरी भरी हुई नौका नहीं, उसका कर अलग होगा, और पूर्ण रूप से भरी हुई नौका है उसका कर अलग होगा। दरिद्र से ये कर कम लिया जाता था। गर्भवती महिलाओं से ये कर नहीं लिया जाता। सन्यासी, वानप्रस्थी, ब्राह्मण, ब्रह्मचारी से ये कर नहीं लिया जाता था, या बहुत कम मात्रा में ये कर वसूला जाता था। इसी तरह पशु कर, पशुओं की बिक्री से जो लाभ प्राप्त होता है उसका 150वां हिस्सा राजकोष में प्रजाजनों को जमा करवाना पड़ता था। श्रमजीवी कर एवं शिल्पी कर, यह वस्तु अथवा धन रूप में नहीं, अपितु श्रमिकों, शूद्रों, लुहार, बढ़ई से महीने में एक बार निशुल्क काम के रूप में लिया जाता था, जिसे आज के समय में हम बेगार कहते हैं। मतलब बिना किसी प्रतिफल के सेवा प्राप्त करना, ये श्रमजीवी और शिल्पी कर के रूप में राजा वसूल करता था। आकर कर, अन्य कर का एक और इसमें प्रावधान है। स्वर्ण के लाभ का 150वां हिस्सा राजकोष में जमा कराना होता था, जिसे आकर कर कहा गया है। तो इस तरह से राजा को अपने राजकोष में कभी भी इतनी कमी नहीं आने देना चाहिए कि वो अपनी हिफाजत नहीं कर सके, अपने सैनिकों को वेतन नहीं दे सके, लेकिन राजकोष को प्रजाजनों को दुखी करके इतना भरना भी नहीं चाहिए कि जनता उसके खिलाफ
हो जाए या असंतुष्ट होकर विद्रोह करने लग जाए। नेक्स्ट में मनु ने दंड की अवधारणा के बारे में भी जिक्र किया। दंड का प्रयोग 3 विशेष अर्थों में किया जाता है, क्योंकि पूर्व उसमें राजनीति को दंड नीति के रूप में और दंड शक्ति के रूप में भी कई जगह प्रयुक्त किया गया है, और दंड देने वाली संस्था केवल एक राज्य ही होता है। दंड का प्रयोग 3 अर्थों में इस प्रकार किया। राज्य की सर्वोच्च शक्ति, मनु ने दंड को ऐसी सर्वोच्च शक्ति के रूप में बताया है जो स्वयं ईश्वर द्वारा राजा को सौंपी गई है। स्मृतियां बताती है दंड ही राजा है, वही पुरुष है, वही नेता, वही शासन करता है, चारों आश्रमों और धर्म का वो रक्षक है। अर्थात राजा को दंड देने की शक्ति दी गई है, क्योंकि राजा अनेकानेक गुणों से परिपूर्ण है और राजा का चुनाव स्वयं ईश्वर ने किया है, तो वो स्वाभाविक रूप से आम व्यक्ति से डिफरेंट है, और यदि डिफरेंट है तो उसको इस तरह की सर्वोच्च पावर दी गई है कि वो इसका प्रयोग करे। राज्य की सेना, राज्य की सैन्य शक्ति को भी धर्म के अधीन रखा गया है। अपराधी को दी जाने वाली सजा, अपराध दमन के साधन के रूप में दंड, ये भी 4 प्रकार का है: वाग्दंड, दिग्दंड, अर्थदंड और शरीर दंड।